हेलो बच्चों। तो देखिए आज हम क्लास 11th मैथ्स को शुरू करने वाले हैं। ठीक है, 11th क्लास की मैथ्स जो कि हिंदी मीडियम के लिए होगी। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे मेन चीज़ ध्यान रखना, सारे एग्जाम्पल्स हो गए, जितने भी उदाहरण होते हैं, और प्रश्नावली हो गई सारी की सारी। ठीक है, वो सब काम करेंगे। और जो बीच में ये लिखा होता है, दिख रहा होगा, कई सारी चीज़ें होती हैं इसमें। इस सब को कलेक्ट करके एक छोटा सा इसका जो भी मिलता है, इससे जो चीज़ हमारे काम की है उसको हम लोग कहीं पर लिख कर उसके नोट्स बनाएंगे। पहले इसके नोट्स बनाएंगे, फिर एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, उदाहरण होगी, और उसके बाद प्रश्नावली, सारी प्रश्नावली करेंगे। और जो प्रश्न सेम होंगे या मुझे लगेगा कि ये क्वेश्चन तो इसी की तरह है, तो वो क्वेश्चन मैं सिर्फ समझाऊंगा यहाँ पर, और आप लोगों को करने हैं। साथ में कुछ चीज़ें और सीख लीजिए। जो चीज़ें हैं पहले मैं एक बार बता देता हूँ क्या है आखिर। तो 11th क्लास की जो हमारी मैथ्स है, गणित है, उसमें 16 चैप्टर हैं। ठीक है, 16 अध्याय हैं, और 16 के 16 अध्याय हमें करने हैं। लेकिन 12th क्लास में जब आप जाओगे तो वहाँ पर सिर्फ आपको 13 अध्याय मिलेंगे। ठीक है, 13 चैप्टर मिलेंगे, लेकिन वहाँ 13 चैप्टर बहुत बड़े बड़े हैं। तो यहाँ उतने बड़े नहीं हैं, लेकिन 10th क्लास के कंपेयर में काफ़ी बड़े हैं। 10th क्लास में जो चैप्टर पढ़ते थे, मतलब कुछ खास अंतर लगेगा नहीं, लेकिन उससे तो टफ ही है मैथ्स। तो इसलिए पहले पढ़ो, समझो। और वो बच्चे भी इस वीडियो को देख लो एक बार, जो सोच रहे थे कि हम साइंस में आ गए हैं और मैथ्स लें या बायो लें। तो और उनकी अगर मैथ्स हल्की ठीक ठाक है, तो एक बार वीडियो को, कुछ वीडियोज़ को एक चैप्टर तक पढ़ें, यहाँ देखो, और अगर अच्छा लगे तो फिर मैथ्स में एडमिशन ले लो। ठीक है, और बाकी जिन्हें ले लिया है उनका अच्छी बात है, उनके लिए तो ठीक है। तो 16 चैप्टर होंगे, ये चीज़ें हैं पहली चीज़ तो। और अब देख रहे होगे कि टाइम काफ़ी ज़्यादा निकल चुका है। अगस्त आ चुका है, 8th मंथ आ चुका है, 8वां। और आपको पता है कि पढ़ाई 12वें मंथ तक, यानी 8वां मंथ भी चला ही गया है। तो 4 महीने बचे हैं यहाँ पर, और फिर 2 महीने या 3 महीने आप मान लो कि नेक्स्ट अगले साल बचेंगे। तो टाइम लगभग 7 ही महीने हैं, बहुत कम समय है। ठीक है, तो यहाँ पर रिवीजन आप लोगों को खुद करना है। और एक दो चीज़ें और बता देता हूँ। मंडे से लेकर सैटरडे तक का हमारी 4 क्लासें होनी हैं। ठीक है, वो मैंने भेज दूंगा मैं आपको कि किस किस दिन कौन सी क्लास होनी है। तो 4 क्लासें होने वाली हैं। उन 4 क्लासों का काम आपको करना है, रोज़ रोज़ वीडियो देखना है, साथ में नोट्स भी देते रहूँगा। चाहो तो वीडियो देखो और फिर नोट्स से काम करो। वीडियो देख लो एक बार, या वीडियो देखते देखते ही काम उतारो, वीडियो को पॉज करके। ठीक है, और उसके बाद फिर चाहो तो आप देख सकते हो कि नोट्स में कहीं हमने गलती तो नहीं की है, वो देखकर वहाँ से सही कर सकते हो। और उसके बाद शनिवार, सैटरडे तक हो गया, संडे यानी रविवार को आप लोगों का काम क्या होगा, मुझे जितना भी काम किया हुआ है उसकी फ़ोटो खींच के मुझे भेजनी है हर संडे को। और जिस बच्चे की फ़ोटो मेरे को संडे को नहीं पहुंचेगी, मंडे को सुबह 7 बजे मैं उसके घर पे उस नंबर पे फ़ोन करूंगा, और पता करूंगा कि आखिर ऐसी क्या बात है जो 4 क्लासों का काम भी नहीं हुआ है, या वो क्या वो क्लास पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, क्या वो भूल गया भेजना। तो ये काम हमेशा याद रखना। ये 12th वाले के साथ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारे साथ ये चीज़ होने वाली है कि जो भी पूरे हफ्ते भर पढ़ाया जाता है उसका नोट्स बनाकर उसका संडे को, जिस समय तक चाहो आप, रात में भेजो, कभी भेजो, तब तक आपको भेजने हैं, एक साथ भेजने हैं। ऐसा नहीं कि आप मंडे को क्लास हुई मंडे को भेज दिया, अभी नहीं भेजना है। जब सैटरडे को ख़त्म होगी क्लास तो संडे को भेजना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फिर सबसे पहले देख लो, अगर कोई पढ़ना चाहता है तो मैं उसको ये भेज दूंगा। चाहे तो इसके अंदर से थ्योरी पढ़ सकते हो, कई सारी चीज़ें मिलेंगी इसमें का, बहुत चीज़ें आपको लगेंगी, नई चीज़ें मिलेंगी। वो सब चीज़ें यहाँ से देख कर और अच्छा समझ सकते हो मेरे पढ़ाने के बाद। पहले पढ़ोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ये सब पढ़ सकते हो। और ये उदाहरण है, तो जो काम की चीज़ है वो मैंने लिखी है यहाँ पर। तो चैप्टर शुरू होता है हमारा, अध्याय 1, समुच्चय। काफ़ी अच्छा चैप्टर है और बहुत ही आसान है। ध्यान रखना यहाँ पर क्वेश्चन में लिखना, थ्योरी ज़्यादा दिखेगी। थ्योरी मतलब ये जो लिखा हुआ दिख रहा है ना, ये ज़्यादा हिस्सा दिखेगा कई जगहों पर। ये होगा नहीं ज़्यादा, मैं कम ही कराऊंगा, लेकिन बुक में देखोगे तो बहुत ज़्यादा दिखेगा। तो यहाँ ऐसा मत सोचना कि 10th क्लास में हमें एक क्वेश्चन दिया होता था, एक इक्वेशन दी होती थी, 2x प्लस 3y इक्वल टू 4 और 3x प्लस 4y इक्वल टू 5, अब सॉल्व करो इनको। और हम बस क्वेश्चन को कैलकुलेशन करके आंसर निकाल देते थे। तो ऐसे क्वेश्चन भी दिखेंगे, लेकिन सब क्वेश्चन ऐसे नहीं दिखेंगे। तो इसलिए समझना भी बहुत ज़रूरी है। और कोई क्वेश्चन आप छोड़ दो, कोई चैप्टर ऐसा चलेगा नहीं, हर एक चीज़ को समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से आधी चीज़ें आपकी 12th क्लास में यूज होती हैं। अगर 11th में नहीं पढ़ोगे तो 12th में वहाँ आएगा ही नहीं, आधे चैप्टर तो आपको आएंगे ही नहीं 11th में नहीं पढ़ा होगा तो। अगर इसलिए 11th के सारे चैप्टर पढ़ना, तब 12th में पहुँच पाओगे। नहीं तो 12th में जब पहुँचोगे तो फिर तो जहाँ पे पढ़ाया है उससे आगे को चलेगा, तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा।
ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले समुच्चय, यानी अंग्रेजी में इसको सेट्स कहते हैं, सेट कहते हैं, एक से ज़्यादा हैं तो सेट्स। ठीक है, तो समुच्चय होते क्या हैं? देखिए, हमारे आसपास कई सारी चीज़ें हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारे खेतों में फूल लगे हैं, बहुत तरह के फूल। ठीक है, और उसके बाद हम कह सकते हैं फूल लगे हैं तो ऐसे ही कई सारे फल भी लगे हैं। अब मैं आपसे कहूँ कि बहुत सारे फूलों के नाम बताओ, मुझे 10 फूलों के नाम बताओ। ठीक है, तो 10 फूलों के नाम आप देखोगे आसपास और सारे 10 फूलों के नाम ले आओगे। तो ये तो चलो ठीक हो गया। अब मैं अगर आपसे कहूँ 10 सबसे अच्छे फूलों के नाम बताओ। ठीक है, 10 सबसे अच्छे फूलों के नाम बताओ। दो चीज़ें पूछी हैं मैंने कहा एक तो 10 सबसे अच्छे फूलों के नाम बताओ, फ्लावर्स के नाम, दुनिया में सबसे अच्छे फूलों के नाम। मैंने पूछा पहले बच्चे से, उसने कुछ नाम दिए। फिर मैंने दूसरे बच्चे से पूछा, उसने भी 10 नाम दिए कोई। और ऐसे ही सब बच्चों ने क्लास में अलग अलग नाम दिए, क्योंकि हर किसी को हो सकता है ये 10 सबसे अच्छे फूलों में किसी को कोई सा फूल अच्छा लगता हो, किसी को कोई सा फूल अच्छा लगता हो। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा दूसरा है, अब मैंने आपसे पूछा 1 से 10 तक आने वाली सभी संख्याओं को लिखो। तो पहले बच्चे से कहा मैंने 1 से 10 तक की सारी संख्याओं को लिखो, तो उसने लिख दिया 1 2 3 4 करके 10 तक। दूसरे से पूछा कि 1 से 10 तक की सारी संख्याएं लिखो, उसने भी यही लिखा। तीसरे ने भी यही लिखा। अब मैं जिससे भी पूछूंगा सभी बच्चे यही तो लिखेंगे ना, 1 से 10 तक में संख्याएं। तो है क्या कि ये सारे जो संख्याएं हैं इनको आप बोल सकते हो, या जो फूल थे उनको आप अवयव कह सकते हो, अवयव या वस्तुएं। वस्तुएं भी कह सकते हो, अवयव भी कह सकते हो। ठीक है, तो इन सभी का अगर हम इस सबको इकट्ठा करें, इनका संग्रह करें और इनको हम एक मझले कोष्टक में इस तरह से, ठीक है, करली ब्रैकेट इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में मझला कोष्टक कहते हैं, इस कोष्टक के अंदर रख दें, तो इसी को क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। यानी विभिन्न वस्तुओं का विभिन्न वस्तुओं का संग्रह है। अब कैसा संग्रह है? जो सभी के लिए सेम हो, यानी जो एक परिभाषित हो, एक तरह से परिभाषित हो। यानी 1 से 10 तक की सभी संख्याएं लिखो कहूँ तो उसकी एक परिभाषा होगी। 1 से 10 तक में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यही संख्याएं आती हैं। ठीक है, लेकिन अब बताओ आप क्या फूलों के बारे में आप कह सकते हो 10 सबसे अच्छे फूल के नाम बताओ कहूँ, तो हर बच्चा अलग अलग नाम बोलेगा, क्योंकि इसकी कोई ऐसी परिभाषा नहीं है कि अच्छा फूल क्या होता है। अच्छा फूल जो बच्चे को लग गया वही अच्छा फूल है। यानी कोई भी अगर आप प्रश्न देखोगे, अभी आगे आएगा, कई सारे ऐसे समुच्चय बोले होंगे और आपसे कहेगा कि इनमें से कौन सा समुच्चय है कौन सा नहीं है। तो आपको ध्यान देना है कि वह जो पूछा गया है प्रश्न, वो सभी के लिए एक समान उसका उत्तर हो, तभी वो समुच्चय होगा। और आपको अगर कहीं पर लग जाए, नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें तो सब लोग अलग अलग आंसर देंगे, तो आप कहोगे वो समुच्चय नहीं है। समझ गए? जैसे फूलों वाला समुच्चय नहीं है, लेकिन ये संख्याओं वाला से एक समुच्चय है। यानी समुच्चय किसे कहेंगे हम? वस्तुओं या अवयवों का सुपरिभाषित संग्रह है। ध्यान देना, अगर सुपरिभाषित नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा। अगर वस्तुओं का संग्रह कहोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है ऐसे तो फूल जो होते हैं 10 तरह के फूल, अलग अलग फूल हर किसी के लिए अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो एक परिभाषित नहीं है अच्छी तरह से, तो वह एक समुच्चय नहीं है। समुच्चय क्या होगा? जो वस्तुओं का संग्रह करना है और वो सुपरिभाषित हो, यानी वो एक अच्छी तरह से परिभाषित किया गया हो। समझ गए? जैसे उदाहरण देख लेते हैं, 10 से कम आने वाली प्राकृतिक संख्याएं लिखो अगर कह दूं, तो आप देखो ये लिखा है ब्रैकेट, इसको मझला कोष्टक या करली ब्रैकेट कहते हैं। इंग्लिश में करली ब्रैकेट, हिंदी में मझला कोष्टक। ठीक है, इसके अंदर लिखना पड़ता है सभी अवयवों को। तो 10 से कम प्राकृतिक संख्याएं लिखो कहा मैंने, तो आपने 1 से 9 तक की सारी संख्याएं लिख दी मझला कोष्टक के अंदर। यह एक समुच्चय है, क्योंकि हर बच्चा इसका आंसर एक ही लिखेगा। ठीक है, दूसरा 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याएं कहा मैंने, तो आपने जितनी भी विषम संख्याएं होती हैं 10 से कम वाली, 1 3 5 7 9, ये सब लिख दी मझला कोष्टक के अंदर। अब हर किसी से पूछोगे तो हर किसी को पता है कि हाँ, विषम प्राकृतिक संख्याओं की ये परिभाषा ये होती है, और हम ये लिखेंगे। प्राकृत लिखा है, जो प्राकृत भी यही प्राकृतिक को ही शॉर्ट में लिखते हैं। ठीक है, तो कहीं पे प्राकृत दिखेगा तो उसको प्राकृतिक ही समझना। तो ये हो गया, ये भी सही है, समुच्चय है। तीसरा, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय की बात करें तो हर कोई बच्चा 1 2 3 4 करके आगे बोलता रहेगा, ये अनंत तक आएंगी, इसलिए मैंने डॉट डॉट किया है। तो ये भी एक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, ये भी एक समुच्चय है अपने आप में, नहीं तो समुच्चय नहीं होता अगर हर बच्चा अलग अलग लिखता। दूसरा, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, जिसको डब्लू से दिखाते हैं, होल नंबर्स होते हैं इसलिए डब्लू है। तो ये भी 0 से शुरू होते हैं और चलते रहते हैं, हर किसी के लिए यही होते हैं। किसी के लिए ये है कि दूसरे बच्चे के लिए कुछ और होंगे, ऐसा नहीं है। तो यह भी एक समुच्चय है। तीसरा, जेड यानी पूर्णांकों का समुच्चय, जिसको जेड से दिखाते हैं। ये 0 1 2 3 आगे को भी चलते हैं और ऋणात्मक में भी चलते हैं, -1 -2
-3 करके, ठीक है। तो यह भी हर किसी बच्चे के लिए, हर किसी से पूछोगे तो जो सही आंसर बताएगा वो यही बताएगा। तो इसका मतलब यह भी एक समुच्चय है, ठीक है। पहले चैप्टर में यही आपको समझना है। अब जरा देखो, ए बराबर हमने जो भी समुच्चय जिसको बताना होता है, दर्शाना होता है, उसको हम ए बी सी डी, जो बड़े वाले अक्षर होते हैं ना, ए से जेड तक की बड़ी वाली ए बी सी डी, उससे दिखाते हैं। ये जैसे ए बराबर मैंने कहा कि ये नाम दिए हैं, इसको आप लिखो। तो क्या लिखा है, विश्व के 5 सर्वाधिक विख्यात गणितज्ञों का संग्रह है। यानी विश्व में जो सबसे ज़्यादा फेमस गणितज्ञ हैं ना, विख्यात गणितज्ञ हैं, आप जानते होंगे बहुत सारे हैं, रामानुजन है जैसे। तो इस तरह से आप उन सभी में से कोई 10, वो ऐसे 10 जो सबसे ज़्यादा फेमस हों, उनके नाम लिखो अगर कह दूँ। तो बताइए, क्या हर कोई एक ही लिखेगा नाम? ठीक है, किसी ने मान लीजिए आपने 10 नाम लिख दिए कोई भी गणितज्ञों के, जो आपको लगा कि हाँ ये सबसे ज़्यादा फेमस है। दूसरे बच्चे से कहोगे, उसको कुछ और लग सकता है फेमस, हो सकता है उसको ऐसा वाला वैज्ञानिक लग जाए जो आपको गणितज्ञ लग जाए, जो आपको पता हो कि ये तो नहीं हो सकता है सबसे 10 में, टॉप 10 में। तो यहाँ पर ये सभी के लिए सेम नहीं है। यानी हमने क्या लिखा, चूंकि यह सुपरिभाषित नहीं है इसलिए यह समुच्चय नहीं है, यानी ये समुच्चय नहीं होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन आएंगे अभी एक्सरसाइज के अंदर, तो वहाँ पर जब देखोगे तो पता चलेगा कि ये चीज़ हम क्यों कह रहे हैं। जिसमें एक परिभाषा हो जिसकी, जो सभी के लिए सेम हो, वही क्या है, समुच्चय है, और जो नहीं है तो वो नहीं है। अब जरा देखो, जैसे मैंने ये बताया रखा है कि समुच्चय ए बराबर, तो समुच्चय को हम बड़ी वाली ABCD से दिखाते हैं, तो ए बराबर दिखा रखा है। और छोटे जो अवयव हैं अंदर, अगर कहीं पर हमें अवयवों को दिखाना हो तो हम छोटी वाली ABCD से दिखाते हैं अंदर। तो मैंने लिखा है ये अवयव या वस्तुएं होंगी अंदर वाली, और जो बाहर पूरा है इसको हम बड़ी ABCD से दिखाएंगे, अवयवों को छोटी ABCD से दिखाएंगे, ठीक है। और एक दो चीज़ें और हैं, जैसे आपने कहा कि ए बराबर, ए के अंदर ये सारे अवयव हैं ABCD, तो अब आपको दिखाना है कि ये ए के अंदर है या नहीं है। तो इसको इससे दिखाते हैं, ए बीच में ये बिलोंग्स टू ए का, बिलोंग्स टू का चिन्ह है, इसको बिलोंग्स टू कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में भी बिलोंग्स टू ही बोलते हैं, ठीक है। जब हम पढ़ेंगे तो बिलोंग्स टू ही बोलेंगे। लिखा है नीचे बिलोंग्स टू, तो कैसा है ये, सी जैसा, और बीच से ये कर रखा है, यहाँ से यहाँ तक मिलाया है, ठीक है। तो ये बिलोंग्स टू हो गया, इसका मतलब है कि ये अवयव इसमें है। और अब मैं कहूँ कि ई एक अवयव है, क्या ये ए के अंदर है, इसमें यहाँ कहीं है? तो आप कहोगे नहीं, ये तो नहीं है। तो इसमें आपको नॉट, डज नॉट बिलोंग्स टू कहते हैं इसे, कि नहीं, नॉट बिलोंग, बिलोंग्स टू का क्या था ये, डज नॉट में इसको कट कर देंगे ऐसे, तो ये चिन्ह हो जाएगा डज नॉट बिलोंग्स टू। पता चल गया ना। कोई अवयव, ये इसमें से किसी अवयव को अगर इसके अंदर है दिखाना होगा, तो आपको ये बिलोंग्स टू वाला चिन्ह लगाना है। और कोई अवयव इसमें नहीं है तो उसके लिए डज नॉट बिलोंग्स टू लगाना है, और इसका चिन्ह इस तरह का है, समझ गए। तो बस ये चीज़ें कुछ हैं, क्योंकि कहीं पर हमें इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, अभी नहीं पड़ेगी, आने वाले टाइम में इसी चैप्टर के अंदर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब ये लास्ट जो सबसे मेन है, पहली बात तो आपने इसमें एक चीज़ सीख ली है। पहली चीज़ सीखी है आपने कि कोई भी आपको एक वाक्य दिया है और आपसे कह दे क्या ये एक समुच्चय बनाता है, तो आपको पता है कि अगर वो परिभाषित होगा, सभी के लिए एक समान होगा, तो वह समुच्चय बनाएगा। और समुच्चय को इस तरह से मजला कोष्ठक के अंदर अलग अलग करके कॉमा के साथ में अवयवों को लिखा जाता है, ठीक है। ये सीखा पहला। दूसरा, अब इस समुच्चय को दिखाने के दो तरीके हैं, किसी भी समुच्चय को दिखाने के दो तरीके हैं। जैसे ये एक है, पहला तरीका है सारणीबद्ध रूप या रोस्टर रूप, दोनों नाम पहले तरीके के ही हैं। और दूसरा है समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, और कहीं पर पेपर में आपसे पूछेगा कि इसको इस रूप में लिखो, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहला क्या है आपका, सारणीबद्ध या रोस्टर रूप। अधिकतर रोस्टर यूज होगा हर जगह पर, रोस्टर रूप कहेंगे हम आपसे, लेकिन ध्यान रखना सारणीबद्ध भी बोलेंगे तो वो भी क्या है, रोस्टर रूप का ही नाम है। दूसरा तरीका है समुच्चय निर्माण रूप, ये समुच्चय निर्माण रूप इसका एक ही नाम है। दोनों को देखते हैं क्या है। सबसे पहले आपसे अगर अंग्रेजी वर्णमाला में स्वरों का समुच्चय पूछा जाए, तो इसको आपसे कहा जाए दोनों तरीके से लिखो। तो पहला तरीका रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप से लिखो, तो सारे अवयवों को आपने यहाँ पर लिख देना है। अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो ए ई आई ओ यू को कॉमा करके एक क्या आपने मजले कोष्ठक के अंदर लिख दिया। तो ये वाला जो तरीका लिखना है, ये तरीका हो गया सारणीबद्ध या रोस्टर रूप हो गया, ठीक है। अब मैं आपसे कहूँ इसी को आप समुच्चय निर्माण रूप में लिखो, ठीक है। तो इसका निर्माण आपने करना है, तो आपने कहा एक्स, और इसी एक्स के बारे में बताया। एक्स क्या है, इन सभी अवयवों को आपने एक्स बोल दिया, ठीक है। वाई जेड कुछ भी बोल सकते हो। तो एक्स, और इस एक्स के बारे में बोला, ये एक्स क्या चीज़ है, एक्स एक स्वर है। तो यहाँ से, क्योंकि एक्स क्या है, एक स्वर है ना,
ये हर एक जो भी अवयव हैं चारों पांचों के पांचों, ये सब एक सभी क्या हैं, स्वर हैं। तो आपने इसको इस तरह से लिख दिया एक्स, एक्स जो क्या है एक स्वर है। तो दूसरा तरीका जो है समुच्चय निर्माण रूप है। प्रश्नों को करते समय अच्छे से समझोगे। अब आते हैं दूसरा एक एग्जाम्पल। स्कूल के अक्षरों का समुच्चय लिखना हो अगर, स्कूल में जो भी अक्षर आ रहे हैं, तो आपको पता है इसमें कौन कौन से अक्षर आ रहे हैं। पहला एस आ रहा है, दूसरा सी आ रहा है, तीसरा एच आ रहा है, चौथा ओ आ रहा है, पांचवा भी ओ आ रहा है। तो आप दूसरे ओ को नहीं लिखोगे, जो अवयव एक बार आ चुका है उसको दोबारा नहीं लिखोगे। और फिर एल आ रहा है, तो आपने इन सबको लिख दिया इस तरह से मझले कोष्ठक के अंदर, तो जो कि हमने लिखा है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें ओ दो बार आ रहा है, तो दो बार नहीं लिखना है, सिर्फ अवयवों को लिखना है। और एक और बात याद रखो, ये अवयवों को आप आगे पीछे भी लिख सकते हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने जो शुरू में है शुरू में ही लिखना है। आप चाहो तो एल को आगे लिख लो, सी को पीछे लिख लो, ओ को और पीछे लिख लो, आपकी मर्जी है। ठीक है। और दूसरा जो दो बार आता है उसको दो बार नहीं एक ही बार लिखना होता है। अब ऐसे ही एक उदाहरण इसके लिए भी लिखा है। फिर दूसरा उदाहरण, ए बराबर आपको इस तरह से अगर एक दिया जाए समुच्चय, आपसे कहा जाए इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखो, तो आप इसको कैसे लिखोगे। पहले तो आप इन सभी अवयवों को एक्स मानोगे, तो आपने कहा एक्स, ठीक है। और एक्स क्या है, ये देखिए पहला वाला एक का वर्ग है, दूसरा दो का वर्ग है, तीसरा तीन का वर्ग है, यानी ये संख्याओं का वर्ग है। इस सभी को हमने एन मान लिया, तो ये एन का वर्ग कह सकते हैं हम इसको। और एन क्या है, प्राकृतिक संख्या है, तो एन बिलोंग्स टू एन। बिलोंग्स टू मतलब जो एन है वो एन के अंदर होगा, मैंने कहा था ना इसका मतलब। तो यानी यहाँ एन की जगह पर आप पहले सभी वास्तविक संख्याओं को लिखोगे, प्राकृतिक संख्याओं को लिखोगे। एन प्राकृतिक संख्याएं हैं, यानी एक दो तीन। एक बार आपने एन की जगह एक रखा तो एक का वर्ग बराबर एक ही आया, दूसरी बार दो रखा तो दो का वर्ग चार आ गया, तीसरी बार तीन रखा तो नौ आ गया, और चौथी बार चार रखा 16 आ गया। तो देखो ये सब जो कुछ है ये सब कुछ यहाँ पर ही तो आ रहा है ना। यानी यहाँ पर आपने एक ऐसा चीज़ लिखनी है जिससे आप समुच्चय का निर्माण कर सको, इसलिए इसको हम समुच्चय निर्माण रूप कहते हैं। समझ रहे हैं। तो बस ये था सबसे मेन तरीका। अब ये क्वेश्चन करते वक्त दोनों आएंगे तरीके, बस आप समझ। यहाँ पर रोस्टर या सारणीबद्ध में तो अवयव लिखने हैं, यहाँ पर अवयवों को ना लिखते हुए एक खाली बस आपको स्टेटमेंट बनाना है इस तरह का, हमेशा एक्स सच दैट एक्स करके ही, ठीक है। और बीच में जो दो बिंदु हैं इसको सच दैट कहते हैं, ठीक है। अब ये जो है ना इंग्लिश में ही आए हुए हैं, तो हिंदी में इनका मतलब कुछ कह नहीं सकते, तो इसको सच SUCH सच दैट ये कहते हैं। तो इंग्लिश में जो कहते हैं जिसको, वो इंग्लिश में ही पढ़ना है आपने, ठीक है। और जिसको हिंदी में कहते हैं उसको मैं हिंदी में बता ही दूंगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं उदाहरण की ओर। 5 उदाहरण करेंगे आज हम पहले के, ठीक है। और फिर प्रश्नावली कल करेंगे, समझिए। तो करते हैं फिर, चलिए। तो पहला उदाहरण है, समीकरण दी गई है आपको x² + x - 2 = 0। इसका हल जो है वो उसको समुच्चय रोस्टर रूप में लिखो कह रहा है। यानी जो इसका हल आएगा, इसका हल क्या आएगा, इसको हल करोगे तो x के दो मान आएंगे ना, ये आपने कर रखा होगा, ठीक है। तो उससे आपको जो अवयव आएंगे, इससे आंसर जो आएगा, उन आंसर को आपने रोस्टर रूप में लिखना है। तो पहले इसको हल करते हैं, x² + x - 2 = 0। आपको पता है कि कैसे करेंगे, बीच वाले अवयव के दो हिस्से करेंगे। तो आपको पता है फर्स्ट वाले का गुणांक और लास्ट वाले को गुणा करते हैं, 1 × 2 2 आया। अब दो के ऐसे गुणनखंड करो जिनका योग जो बीच में वाला है इसका एक है, वो इसके आगे का जो है, ठीक है, इसका गुणांक जो है उस वो हो। तो आपने कहा कि इस x को हम 2x - x में लिख सकते हैं, तो इसको हमने 2x - x में लिख दिया। फिर इन दोनों में हमने x कॉमन लिया, तो इधर पहले में x बचा और दूसरे में 2 बचा। इसमें -1 कॉमन लिया तो अंदर x + 2 बचा। अब ये चीज़ सेम आनी चाहिए, सेम आई है तो एक बॉक्स में ये और एक बॉक्स में x - 1। अब एक बार आपने इसको 0 रखा और एक बार इसको 0 रखा, ठीक है। जब इसको 0 रखा तो x बराबर क्या आ गया, +1। और जब इसको 0 रखा तो x बराबर -2, यानी x के दो मान आए, 1 और -2। अब इन दोनों मानों को आपने किस में लिखना है, रोस्टर रूप में लिखना है। यानी रोस्टर रूप मतलब मझला कोष्ठक लगा के लिख दो 1 और -2, तो यही रोस्टर रूप हो गया, ये जो लिख दिया हमने, और यही है आंसर। समझ गए ना। तो इतना आसान प्रश्न था, कोई कठिन तो है नहीं, मुझे नहीं लगता। आने वाले क्वेश्चन तो इससे भी अच्छे दिखेंगे आपको, ठीक है। चलो अगला देखते हैं फिर। अगला कह रहा है, समुच्चय आपको दिया गया है x सच दैट x एक धन पूर्णांक है। और आप जानते हो पूर्णांक क्या होते हैं, पहली चीज़ तो पूर्णांक होते हैं 0 1 2 3 इस तरह से, और -1 -2 ये वाले। अब आपको बताना है कि धन पूर्णांक मतलब ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक, और 0 का कोई चिन्ह नहीं होता, तो धनात्मक वाले 1 से आगे वाले होंगे। तो ये 1 से आगे तक कोई भी संख्या हो सकती है, 1 2 3 4 वाली इनमें से।
और इसमें एक चीज़ और दी है कि जो एक्स का स्क्वायर है वो लेस देन 40 है, यानी एक्स का स्क्वायर जो है वो 40 से छोटा आना चाहिए, यानी इनका इस वर्ग 40 से छोटा आना चाहिए, वही अवयव आएंगे इसके अंदर। तो आपने 1 का वर्ग किया तो 1 आया, लिख सकते हैं। 2 का वर्ग 4 आता है, 3 का वर्ग 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36। तो यहाँ तक छोटे आ रहे हैं। 7 का करोगे तो 49 बड़ा आ जा रहा है। यानी जो ये अवयव है एक्स, वो 1 से लेकर 6 तक की संख्याओं में होगा। तो हमने इन 6 के 6 को लिख दिया। यहाँ धन पूर्णांक लिखा है, अगर ऋण पूर्णांक, खाली पूर्णांक लिखा होता तो फिर आप ऋणात्मक वालों को भी देखते, लेकिन यहाँ सिर्फ धन पूर्णांक लिखा है तो यानी धनात्मक वालों को ही देखना है। बस इसको हमने रोस्टर रूप में लिखना था तो लिख दिया। वैसे भी ये जो कौन सा रूप है ये आपको पता है, समुच्चय निर्माण रूप है। ठीक है, दूसरा वाला उसको पहले वाले रूप में लिख दिया हमने। समझ गए ना, आंसर इतना सा बस। तीसरा और छोटा है, 1, 4, 9 इस तरह से अवयव दिए गए हैं, इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखो। ये तो मैं करा चुका हूँ। कहाँ पर, ये वाला देखो, ये दिया था, इसको हमने ऐसे लिखा था ना, बस वही चीज़ हमने यहाँ पर लिख दी। आपको पता है कि 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग सभी प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग है। तो हमने इसको एक्स सच दैट एक्स लिखा और इसको n मान लिया तो n का वर्ग कर दिया। और n जो है वो प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को बिलोंग करता है, क्योंकि इसके आगे सारी प्राकृतिक संख्याएं ही आएंगी। अब हम हर किसी को यहाँ लिखेंगे नहीं, ये n लिखने का मतलब ही हो गया कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 सब होंगे। इन सबको n की जगह रखो तो इनका वर्ग जो होगा वो ये आएगा। समझ गया ना, तो तीसरा वाला हो गया। चौथे में चलते हैं। ये दिया गया है आपको एक समुच्चय, इसको आपने समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। अब इसको कैसे लिखोगे आप, ऊपर वाले देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह चल रहे हैं। तो ऊपर मतलब हम इनको प्राकृतिक संख्याएं कह सकते हैं, नहीं n कह सकते हैं, छोटा वाला n। और नीचे देखो ऊपर वाले से एक ज़्यादा है, 1 से नीचे 2 है, 2 के नीचे 3 है, एक ज़्यादा है, मतलब बट्टे में n से एक ज़्यादा है तो n+1 होगा। यहाँ भी देखो अगर ऊपर वाले को n कहो तो नीचे वाला एक ज़्यादा है तो n+1, यानी n/n+1 होगा। कैसे, x सच दैट x लिखोगे और x जो है वो किसके बराबर है, n/n+1 के। ठीक है, और n कहाँ तक जाएगा, n कहाँ तक जाएगा, 1 से लेकर 6 तक जाएगा। तो हमने क्या लिखा, n जो है वो 1 से लेकर 6 तक जाएगा और बराबर भी लगाया है बीच में, देख रहे हो ना। ये जो है n जो है वो 1 से 6 तक जाएगा, यानी यहाँ पर हमने इससे बड़ा होगा, इससे छोटा होगा लिखा है, और बराबर भी होगा 1 के और 6 के बराबर भी होगा। ये हमने लिख दिया बस। और चाहो तो यहाँ पर एक चीज़ और लिख सकते हो, कॉमा करके, n जो है वो प्राकृतिक संख्याओं को बिलोंग करता है, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्याओं को बिलोंग करता है, लेकिन वो कहाँ, 1 से 6 तक के बीच में। ठीक है, समझ गए ना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला 5वां बुक से करना है, देखते हैं फिर 5वां क्या है बुक में। 5वां आपको क्या करना है, रोस्टर रूप में एक तरफ दिया है और दूसरी तरफ आपको समुच्चय निर्माण रूप में दिया है, इनको मिलान करना है। यानी पहला वाला जरा देखो तो प्रिंसिपल है, नहीं PRINCAL है, तो ये किस में आ रहा है, आप देखो ये प्रिंसिपल एक अक्षर है इसका, तो ये जो है ये इसका आंसर क्या होगा, चौथा वाला, क्योंकि ये इसका समुच्चय निर्माण रूप है और ये रोस्टर रूप है। पहले का चौथा हो जाएगा। दूसरे का जीरो, जीरो कहाँ पर आ सकता है, आप जरा देखो, जीरो यहाँ देखो, x एक पूर्णांक है और x+1 बराबर 1, ये है x+1 बराबर 1 दिया है, तो इसको हल करोगे तो x बराबर 1 - 1 जीरो आ जाएगा, यानी x बराबर 0 आएगा। तो एक जीरो जो अवयव है वो C वाले का होगा। तीसरा 1, 2, 3, 6, 9, 18 ये है, तो ये क्या है, आप देख रहे हो पहला वाला x एक धन पूर्णांक है और 18 का एक भाजक है, ये इन सभी से 18 में भाग जाता है, तो ये सब क्या हैं, इसके भाजक हैं 18 के, तो इसका पहला हो जाएगा। अगला 3 और -3, तो आपको पता है x² - 9 = 0 है, x² - 9 = 0 होगा तो x² = 9 होगा और x +-3 होगा, यानी +3 और -3। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी वाला। तो इसका हो गया बी। तो अब ये सब आप मिलाकर लिखोगे आंसर। ये नीचे खाली बस समझाने को दिया है, चाहो तो इसको समझ लो, वरना मैंने समझा ही दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई इतना कठिन है, बस आपको इनको पढ़ना है और रिवीजन करना है बार बार, जो समझ में ना आए मुझे पूछ लेना। ठीक है, तो चलो फिर ये काम कर लेना, इसके आगे कल एक्सरसाइज करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।